स्वागत जीवन के नवल वर्ष, स्वागत जीवन के नवल वर्ष। आओ नूतन निर्माण लिए, आओ नूतन निर्माण लिए। इस महाजागरण के युग में, इस महाजागरण के युग में जागृत जीवन अभिमान लिए। मदीन दुखियों का त्राण लिए, मानवता का कल्याण लिए। स्वागत नवयुग के नवल वर्ष, आओ तुम स्वर्ण विहान लिए, आओ तुम नूतन निर्माण लिए। संसार क्षितिज पर महाक्रांति के ज्वालाओं का गान लिए। मेरे भारत के लिए नई, मेरे भारत के लिए नई प्रेरणा, नया उत्थान लिए, प्रेरणा नया उत्थान लिए। मुर्दा शरीर में नए प्राण, मुर्दा शरीर में नए प्राण, प्राणों में नव अरमान लिए। स्वागत स्वागत मेरे आगत, स्वागत स्वागत मेरे आगत। तुम आओ स्वर्ण विहान लिए, तुम आओ नूतन निर्माण लिए। युग युग तक पिसते आए हैं कृषकों का जीवन दान लिए। कंकाल मात्र रह गए शेष, कंकाल मात्र रह गए शेष। मजदूरों का नव प्राण लिए, श्रमिकों का नव संगठन लिए, श्रमिकों का नव संगठन लिए। पद दलितों का उत्थान लिए। स्वागत स्वागत मेरे आगत, तुम आओ स्वर्ण विहान लिए, तुम आओ नूतन निर्माण लिए। सत्ताधारी साम्राज्यवाद के मद का चीर अवसान लिए, सत्ताधारी साम्राज्यवाद का मद का चीर अवसान लिए। दुर्बल को अभयदान, दुर्बल को अभयदान, भूखे को रोटी का समान लिए। दुर्बल को अभयदान, भूखे का रोटी सम्मान लिए। जीवन में नूतन क्रांति, जीवन में नूतन क्रांति, क्रांति में नए नए बलिदान लिए, क्रांति में नए नए बलिदान लिए। स्वागत जीवन के आगत, स्वागत जीवन के आगत। तुम आओ स्वर्ण विहान लिए, तुम आओ नूतन निर्माण लिए। मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 2025 नव वर्ष में। आपको नव वर्ष की ढेरों सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, हम इस नव वर्ष के प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं एक नई टॉपिक, एक नए जोश से, एक नए उमंग के साथ, और वो है द पार्ट ऑफ स्पीच। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया है द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग का समस्त नियम एवं उसके समस्त एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, इसके भाग क्या क्या होते हैं, हम एक एक करके आप शुरू करते हैं और आइए मिल के पढ़ते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है? पार्ट ऑफ स्पीच वो होती है तो जब हम कुछ बोलते हैं या कुछ लिखते हैं तो हम अनेकों शब्दों का प्रयोग करते हैं, और वो अनेक शब्द जो होते हैं, कई शब्दों से एक सेंटेंस का निर्माण होता है, और उस सेंटेंस में जो अनेक शब्द होते हैं उनकी अपनी एक कार्यशैली होती है, और उनके कार्यशैली के आधार पर हम उनको एक नाम देते हैं, और वो नाम जो होते हैं वो पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं, और वो 8 होते हैं। वो क्या कितने होते हैं? 8 होते हैं, जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। और वो 8 नाम है। पहला है नाउन, पहला है नाउन।
दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजंक्शन और आठवां अंतिम इंटरजेक्शन। तो इस तरह से हम देखें जो सेंटेंस में जो वाक्य जो वर्ड होते हैं उनके कार्यशैली के आधार पर हम उनको निम्नवत 8 भागों में बांटते हैं। और वो है पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन जिसको नाउन को हम संज्ञा कहते हैं, और इसको सर्वनाम कहते हैं, इसको विशेषण कहते हैं एडजेक्टिव, और इसको क्रिया कहते हैं, इसको क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन है जिन्हीं पे एक सेंटेंस जो हम बोलते हैं या लिखते हैं ये इन्हीं पे आधारित होते हैं। उसमें आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन्हीं से मिल करके बनता है क्या, एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है जो नाउन, और हम सबसे पहले इसकी टॉपिक है जो द पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती है वो है नाउन, और हम नाउन को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। ये है पहले टॉपिक नाउन, और लिखा है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट से मतलब होता है हिस्सा, आप मतलब काटी के स्पीच, स्पीच मतलब बोली या भाषा जो भी हम बोलते हैं उसके कितने हिस्से होते हैं ये इसमें हम पढ़ेंगे। देखिए लिखा है कि प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। अभी हमने बताया कि जो भी हमको जो बोलते हैं या लिखते हैं उसमें अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन शब्दों की अपनी अपनी कार्यशैली होती है, और उस कार्यशैली के आधार पर हम उनको 8 भागों में डिवाइड करते हैं। और यहाँ लिखा है 9, ये गलत है, यहाँ 8 रहेगा, 8 भागों में डिवाइड करते हैं जिन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। यह निम्नलिखित है। ये पहला नाउन जिसको संज्ञा कहते हैं, दूसरा प्रोनाउन जिसको सर्वनाम कहते हैं, तीसरा एडजेक्टिव जिसको हम विशेषण कहते हैं, चौथा वर्ब जिसको हम क्रिया कहते हैं, पांचवा एडवर्ब जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, छठवां प्रीपोजिशन जिसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, सातवां कंजंक्शन जिसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और आठवां और अंतिम इंटरजेक्शन जिसको हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। इनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में पढ़ा है। अब यहाँ नोट में लिखा गया है मित्रों वर्ब, कि में वर्ब में क्या होता है, पार्टिसिपल जीरंड और इन्फिनेटिव के रूप में आता है। और जीरंड और इन्फिनेटिव को हमने पढ़ा है मित्रों द सेंटेंस में थोड़ा सा, कि जीरंड क्या होता है और इन्फिनेटिव क्या होता है। जीरंड वो होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, और इन्फिनेटिव वो होता है जो 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। इसलिए ये वर्ब बनते तो दोनों हैं वर्ब से, इसलिए हम इनको डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसको हम द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में पहले ही पढ़ चुके हैं, और उसका जिक्र यहाँ पुनः किया गया है। तो इसको क्या कहते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ब के अलावा नाउन अथवा एडजेक्टिव का भी कार्य करते हैं। जो पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो लग के आता है उसे उसे इस पार्टिसिपल को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आगे है द नाउन, शुरू होता है नाउन। तो द नाउन में नाउन किसको कहते हैं ये लिखा हुआ है, और इसके डेफिनेशन है कि नाउन वो होता है मित्रों जो नाउन वो होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ देखते हैं डेफिनेशन में लिखा है, क्या लिखा है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। आगे इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, और वो डेफिनेशन है रेड एंड मार्टिन के अनुसार है, अ नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द होता है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है, एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के नाम
एक व्यक्ति के नाम के रूप में, प्लेस के नाम के रूप में, अथवा थिंग्स के नाम के रूप में। कोई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि तो जो नाउन होगा वो किसी व्यक्ति, पर्सन मतलब होता है व्यक्ति, और प्लेस मतलब होता है स्थान, और थिंग मतलब होता है वस्तु। यहाँ वस्तु है जो उसको नोट में डिफाइन कर रहा है कि वस्तु वो होती है। वास्तु जो वर्ड है ये एक बहुत व्यापक शब्द है। इसमें हम किसको शामिल करते हैं? किसी देश, स्थान, नदी, पहाड़, अथवा हम यूं कह सकते हैं कि हम जिसे देख सकते हैं या सुन सकते हैं या फिर सोच सकते हैं, वो सब की सब किसमें आते हैं? थिंग्स में आते हैं या वस्तु कहलाती हैं। अब एक एक करके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, 1 से लेकर के 8 तक एग्जाम्पल दिए गए हैं। वो किसको इंडिकेट करते हैं? और वो पर्सन है, थिंग्स है, या फिर प्लेस है। देखिए लिखा, अंशु इज अ गुड गर्ल। अंशु क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है। जयपुर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। जयपुर क्या है? किसी प्लेस का नाम है। माई रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ रिंग, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं मित्रों, वो है, थोड़ा से आपको दिख रहा होगा, इटैलिक छपा होगा, हल्का तिरछा छपा होगा, उसी को हमें बतानी है कि वो क्या है, पर्सन है, प्लेस है, अथवा थिंग्स है। तो माई रिंग, रिंग जो है ये क्या है? थिंग्स है। सी इज नोन फॉर हर गुडनेस। गुडनेस क्या है? उसकी दशा, उसके गुण का, गुण है, मतलब अच्छाई। पॉवर्टी इज अ कर्स। पॉवर्टी क्या है? उसकी दशा, गरीबी, दरिद्रता। दिस वर्ड, वर्ग क्या है? लिखा है उसका कार्य। हरि इज, तो हरि क्या है? नाउन है, नाम है। यहाँ क्लास को शो कर रहा है, और क्लास क्या है? किसी समूह को इंडिकेट करता है। जब क्लास होता है, आएगा आगे, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है मित्रों ये, और ये समूह को शो करता है, ये भी एक नाउन। और फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और यहाँ फिजिक्स जो लिखा है ये एक सब्जेक्ट का नाम है। इस तरह से यहाँ पे जो है प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, दशा अथवा कार्य को एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया कि नाउन क्या हो सकता है। और आगे लिखा है नोट में मित्रों कि निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित को ध्यान पूर्वक पढ़िए, और उसमें लिखा है कि प्राणियों के नाम अलग अलग से किया गया। प्राणियों का मतलब किसी व्यक्ति का नाम, जिसमें राम श्याम, घनश्याम, अब्दुल हमीद और एक्सेट्रा हो सकते हैं। यहाँ लिखा है राम का नाम, राम, अब्दुल, जॉन और आशा। पशु का नाम काऊ, हॉर्स, लायन, जितना भी है वो सभी आएगा। पक्षियों के नाम पैरट, तोता होता है, काइट, चील, गिज़र्ड, कबूतर होता है। स्थान के नाम, स्थान के नाम मथुरा, कानपुर, आगरा, पटना, जो भी आगरा का गांव हो या शहर हो या फिर जिला हो, देश हो, किसी का भी नाम एक इस स्थान के नाम में आएगा। वस्तु के नाम, इनमें वस्तु, वस्तु में क्या आती है? नदियां, पहाड़, अभी ऊपर थोड़ा सा जिक्र किया गया था, जिसको हम सोच सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब के सब वस्तु में आते हैं। देखिए वस्तुओं में लिखा है, जैसे यहाँ नदियां हैं तो नदियों में क्या क्या आएगा? यमुना, गंगा इत्यादि आ जाएगा। पहाड़ के नाम अल्पास, हिमालय, पुस्तक के नाम रामायण, बाइबल, गीता, कुरान। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, या हिंदी के महीनों के नाम जो होते कार्तिक, अगहन, पुष। दिनों के नाम, दिन के नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। समुद्रों या खाड़ियों के नाम जैसे हिंद महासागर, और हिंद महासागर, द अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे नदियों के नाम में गंगा, यमुना और गोदावरी लिखा है। वस्तुओं के नाम में टेबल, चेयर, हाउस, बुक लिखा है। पहाड़ों के नाम में हिमालयास, एल्ब्रस, अरावली लिखा है। पुस्तकों के नाम में महाभारत, रामायण, गीता, बाइबल एंड कुरान लिखा हुआ है। अब आगे देखते हैं, तो आगे लिखा है भाई, जो हमने थोड़ी सी ऊपर चेक किया, यहाँ महीनों के नाम लिखे हुए हैं, और महीनों के नाम में लिखा है जनवरी, मार्च, कार्तिक। दिनों के नाम में लिखा है संडे,
दिनों के नाम में लिखा है संडे मंडे ट्यूसडे। खाड़ियों के समुद्रों के नाम लिखा है इंडियन ओशन, ओशन मतलब समुद्र होता है। बे ऑफ बंगाल, बे मतलब खाड़ी होता है। अरबियन सी मतलब सागर होता है। प्राकृतिक पदार्थों के नाम गोल्ड सिल्वर कॉपर वाटर एयर। गुणों के नाम, गुण आप में क्या है, गुडनेस अच्छाई, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी वीरता। और दशाओं के नाम चाइल्डहुड बचपन, यूथ युवावस्था, एंगर क्रोध, पॉवर्टी निर्धनता, सिकनेस बीमारी। और स्लेवरी गुलामी। काल के नाम लॉफ्टर और थेफ्ट, लॉफ्टर मतलब हंसी और थेफ्ट मतलब चोरी। समूह के नाम क्लास, आर्मी और फैमिली। इन सभी को अब यहाँ पे आगे लिखा है नाउन को ज्ञात करने का तरीका। नाउन को ज्ञात करने का तरीका हमने द सेंटेंस एंड रिगार्डिंग में भी देखा था, और वहां पे यह दिया गया था कि कोई भी जो भी सेंटेंस होगा, सेंटेंस में जो वर्ब होगी उस वर्ब से पहले हम क्या से, कौन से, किसने से या किसको से, किसको से प्रश्न करेंगे और उत्तर में हमें जो प्राप्त होगा वह नाउन होगा। यही वही चीज यहाँ पे लिखा है। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ज्ञात करने की विधि, विधि का मतलब होता है नियम या तरीका। रूल, नियम में लिखा है क्रिया, क्रिया को ही इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। से पहले कौन क्या किसको किसने आदि लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आए वह नाउन होगा। वो क्या होगा, नाउन होगा। जैसे लिखा है रेखा राइट्स अ लेटर, जैसे लिखा हुआ है जो रेखा राइट्स अ लेटर। रेखा राइट्स मतलब होता है लिखना, रेखा का मतलब लिखा नाउन है, और लेटर एक पत्र। तो इसमें कह रहा है कि क्रिया से पहले हम किससे प्रश्न करेंगे, क्या से, कौन से, किसने से, किसको से। इनमें से जो सुटेबल बैठेगा उससे हम प्रश्न करेंगे, और उत्तर में जो हमें प्राप्त होगा वही नाउन होगा। जैसे कौन लिखता है, तो रेखा लिखती है, क्या है, नाउन। क्या लिखती है, एक पत्र लिखती है, क्या है, नाउन है। तो इस तरह से हम मित्रों जो प्रश्न रहेगा, जो सेंटेंस रहेगा, उसमें से इन्हें नाउन को ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, जिसे हम कौन क्या किसको किसने वर्ब से पहले रखते हुए प्रश्न करने पर हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, नाउन। अब इतना जो थोड़ा से बताया गया पार्ट ऑफ स्पीच में, नाउन फर्स्ट टॉपिक थी, उससे संबंधित जो फर्स्ट एक्सरसाइज है यहाँ पे दी गई है, और हम इसे देखते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट है, और उसमें लिखा गया है पिक आउट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पिक आउट मतलब होता है निकालिए। क्या निकालना है, द नाउन्स, जो इस नाउन दिए गए हैं इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहाँ दिए गए हैं, जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उनमें जो नाउन है उसको निकालिए। और इस तरह से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट कंट्री। डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषणा, घोषणा करना। इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया, इंदिरा गांधी ने घोषणा किया क्या, बांग्लादेश एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र। कि बांग्लादेश क्या है, एक स्वतंत्र देश है। तो कौन घोषणा किया, इंदिरा गांधी। क्या है, नाउन है। क्या हो, क्या किया, बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक कंट्री। तो इसमें नाउन जो है वो इंदिरा गांधी है, और बांग्लादेश ये और कंट्री, ये तीनों के तीनों जो है नाउन है।
इसके अलावा मित्रों अभी जो आपने ऊपर रूल पढ़ा उसके अलावा आप एक चीज और याद रखिएगा, नाउन पाने के लिए कौन क्या किसने इत्यादि तो है ही, इसके अलावा ए एंड और द ये आर्टिकल के रूप में आते हैं और ये जिसके पहले लगे होते हैं वो मोस्टली नाउन होते हैं। लेकिन याद रखिएगा फिर जब दो शब्दों का हो या तो आर्टिकल कोई हो या तो कोई आर्टिकल हो और उसके बाद जो नाउन रखा गया है, जो भी नाउन है उसके पहले अगर एक शब्द दिया गया है तब ये नाउन होगा। अगर ये दो से अधिक शब्दों का, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड, यहाँ लिखा है इसके बाद एक शब्द आया फिर दूसरा शब्द आया, तो इस तरह से अगर तीन शब्दों में आता है इसको ले करके तो ये डिटरमाइनर और ये एडजेक्टिव और ये नाउन होगा, जैसा इसी तरह से हमने पढ़ा था द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग में। तो ये इस ये तो तरीका ये हो गया नाउन को खोजने का, पहचानने का। दूसरा, जितने भी नाउन होंगे लगभग वो उसमें ज्यादातर नाउन के कंडीशन में आता है कि वो कैपिटल लेटर से लिखे होंगे। कैसे? कैपिटल लेटर बड़े अक्षरों से लिखे होंगे। जैसे देखिए इंदिरा गांधी और बांग्लादेश कंट्री जो है, यहाँ पे जब हम नाउन के टाइप्स में जाएंगे तब वहां देखेंगे कि क्यों क्यों ये स्मॉल है और ये क्यों ये कैपिटल है। बट यहाँ कंफ्यूज ना होइएगा कि ये नाउन कैपिटल लेटर से नहीं लिखा गया है, कुछ पे लागू होगा कुछ पे लागू नहीं होगा। और क्यों नहीं लागू होगा, जब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे तो वहां हमें समझ में आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा ये तरीका हुआ, और एक आपने पढ़ी लिया है जिसमें कब कहा सॉरी कौन क्या किसने किसको से प्रश्न करने पे हमें जो प्राप्त होगा वो नाउन होगा। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा है बी बॉट सम चेयर फॉर द क्लास। तो बी है, हाँ एक और तरीका है मित्रों, जब क्रिया बोलती जो जब जैसे ही सेंटेंस शुरू होगा ज्यादातर आप देखेंगे जो वर्ब होगा उस वर्ब से पहले जो भी रखा होगा वह नाउन होगा या अथवा प्रोनाउन होगा। हालांकि यहाँ पूछा गया है नाउन तो हम सिर्फ नाउन को इंडिकेट करेंगे, ये भी जो है वो प्रोनाउन है। तो बी वॉट, हमने खरीदी सम चेयर्स, क्या खरीदी है? चेयर। क्या खरीदा है? अभी हमने उत्तर वहां पे प्रश्न देखा था कि क्या किसने कौन किसको से प्रश्न करने पे जो प्राप्त होता है वह नाउन होता है। तो ये चेयर जो है यहाँ पे क्या है? नाउन है। क्लास भी नाउन है। या वैसे देखिए अगर तो यहाँ पे दो नाउन है, एक चेयर और एक क्लास, और ये प्रोनाउन है। तो बहरहाल हम यहाँ पे चेयर ही रखते हैं कि क्या हमें क्या कर रहे हैं, क्या खरीदा है? चेयर खरीदा। तो ये चेयर जो है वो नाउन है। अब नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे प्रश्न आता है और वो लिखता है द यमुना ज्वाइंस द गंगा एट प्रयागराज। तो यहाँ पे देखेंगे आपको ऐसे आसानी से दिख जाएगा। जो भी हमने जिक्र किया था कि कैपिटल लेटर से अगर लिखा होगा तो यमुना देखिए कैपिटल लेटर से है, गंगा कैपिटल लेटर से है और प्रयागराज है। तो ये सामान्य तौर पर आप जानते भी होंगे कि यमुना नाम है, गंगा नाम है और प्रयागराज नाम है। तो ये तीनों के तीनों थर्ड में ये नाउन है। अब फोर्थ नंबर का है द अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। पृथ्वी को किससे लाइट मिलती है, प्रकाश किससे मिलता है? सन से मिलता है। तो यहाँ पे द अर्थ जो है ये नाउन है और दूसरा सन नाउन है। तो ये दोनों जो है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में अर्थ और सन ये दोनों के नाउन है। अब पांचवें नंबर पे आता है अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। तो इसमें जो है अ पेन, अभी देखिए मैंने थोड़ी से पहले जिक्र किया था कि ए और द अगर किसी के पहले लगा हुआ है तो उसके बाद आने वाला वर्ड अगर इसके जस्ट बाद ए एंड द के जस्ट बाद आया है तो वो नाउन होगा। और ए एंड द के
बाद एक शब्द आएगा और उसके बाद कोई शब्द जो आएगा वो नाउन होगा, और इसके तुरंत बाद अर्थात देखिए जैसे ये आया ए एन और द आया है, इसके बाद कोई शब्द आए फिर उसके बाद कोई शब्द आए तो ये वाला जो होगा वो एडजेक्टिव होगा और ये वाला जो होगा वो नाउन होगा। जैसे यहाँ पे दिया था ए एन इंडिपेंडेंट कंट्री, तो यहाँ पे तो ठीक इसके तुरंत बाद दिया गया है, तो अपेन और माइटियर देन द शॉर्ट, ये दोनों के दोनों पेन और शॉर्ट ये दोनों के दोनों नाउन है। अब छठे नंबर पे है, 6 नंबर पे इलिटरेसी इंक्रीज इग्नोरेंस, असाक्षरता इग्नोरेंस को बढ़ावा देती है। तो इलिटरेसी जो है यहाँ पे, इलिटरेसी का मतलब जो से निरक्षर हो, पढ़ा लिखा ना हो, तो एक इलिटरेसी और एक इग्नोरेंस अज्ञानता, दोनों ये दोनों जो है इसमें नाउन है, जो क्वेश्चन नंबर 6 का है। अब अगला है वो है 7 नंबर का, और 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है टॉलरेंस रिमूव्स आवर इरिटेशन। तो यहाँ पे टॉलरेंस सहिष्णुता होता है और इरिटेशन मतलब होता है खींचना, इरिटेट होना। तो ये टॉलरेंस और इरिटेशन दोनों के दोनों 7 नंबर में नाउन है। अब 7वें नंबर पे है, सॉरी 8 नंबर का क्वेश्चन है, और उस 8 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है मिल्क इज कंप्लीट फूड। तो मिल्क दूध नाउन है और फूड भोजन ये भी नाउन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसमें मिल्क और फूड ये दोनों के दोनों वर्ड नाउन है। अब आता है 9th नंबर का प्रश्न, और उस प्रश्न में लिखा है द स्टोन ऑफ प्रेम मंदिर was bought from Italy। स्टोन ऑफ प्रेम मंदिर का स्टोन मतलब होता है पत्थर, प्रेम मंदिर नाम है। देखिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, तो जब कैपिटल लेटर से आपको दिख गया तो सीधे सीधे नाउन हो गया, आपको पता हो जाएगा इटली भी नाउन है। वाज बॉट मतलब खरीदना, और स्टोन के पहले दा लगा हुआ है तो स्टोन भी नाउन है। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें 3 नाउन है, एक स्टोन, एक प्रेम मंदिर और तीसरा है इटली। प्रेम मंदिर का स्टोन पत्थर कहां से खरीदा गया है? इटली से। अब एक्सरसाइज नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, और 10 नंबर का है फॉलो द ट्रूथ एंड फियर। ए नाउन नहीं है, नन है, क्या है? नन है, गलत मिसप्रिंट हुआ है। फॉलो द ट्रूथ, सच्चाई का अनुपालन करिए, अनुसरण करिए, एंड फियर नन, और किसी से मत डरिए। सच का साथ दीजिए और किसी से ना डरिए। तो यहाँ जो द ट्रूथ है, ट्रूथ और नन ये दोनों के दोनों क्या है? नाउन है। तो इस तरह से जो पाठक स्पीच में नाउन फर्स्ट जो टॉपिक थी उससे संबंधित पहली एक्सरसाइज को हमने जो उसमें दिए गए 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन थे, जिसमें पूछा गया था सिर्फ नाउन क्या होता है, उसे सॉरी नाउन जो दिए गए हैं क्वेश्चन उसमें से नाउन को आपको पिक आउट करना है। तो हमें 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ते हुए उसमें से जो नाउन दिए गए थे उसको निकाला, हल किया प्रश्न। तो आई होप आपको ये जो अभी हमने एक्सरसाइज सॉल्व किया उसके साथ जो रूल पढ़ा वो समझ, रूल और आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाए और कमेंट करें, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस नियम को जरूर पढ़ें। नियम पढ़ लेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं थे, जो 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन थे। अब अगली क्लास में इसके अगले टॉपिक जो अभी नाउन पढ़ा हुआ है उसे आगे पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे, और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।